डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम आपको सिविक्स का लेसन 2 फेडरेशन का पार्ट 2 पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें हमने आपने फेडरेशन क्या है, फेडरलिज्म की परिभाषा, इसेंशियल्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट्स, इन सभी पॉइंट्स के बारे में बताया था। एंड फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये भी शायद आपको बताया गया था। और इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस भी फाइंड करने के लिए दिए गए थे। तो आज हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। फिर से रिवीजन कर लें। फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये पॉइंट है इसका, जिसका अर्थ है कि संघीय सरकार के लक्षण क्या होते हैं। देयर आर 2 or more levels ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं देश में। वन एट द सेंट्रल लेवल फॉर द इंटायर कंट्री, एक सरकार जो केंद्रीय सरकार होती है वो संपूर्ण देश के लिए होती है। एंड द अदर एट द प्रोविंशियल लेवल फॉर रिस्पेक्टिव रीजन्स, स्टेट्स आर प्रोविंसेस। और दूसरी प्रकार की जो सरकार होती है वो राज्य सरकार होती है, जो किसी क्षेत्र, राज्य अथवा राज्य के बारे में पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर सेपरेट जुरिस्डिक्शन एंड एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्रों के लिए अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र रखती हैं और वे स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का आनंद उठाती हैं या अधिकारों का प्रयोग करती हैं। दूसरा इसका लक्षण होता है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। भिन्न भिन्न प्रकार की जो सरकारें होती हैं वे उन्हीं नागरिकों के लिए या उन्हीं नागरिकों के लिए अपने अधिकारों से उनकी सेवा करती हैं। प्रत्येक का अपना खुद का अधिकार क्षेत्र, कुछ अपने विशेष कानून के लिए या विधि निर्माण के लिए, कर निर्धारण के लिए या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए होते हैं। फेडरेशन इज ए डुअल गवर्नमेंट। संघीय सरकार जो होती है वो उसके अंतर्गत 2 सरकारें होती हैं या जोड़े के रूप में सरकारें होती हैं। Distribution of powers between the center and the constituent units is indispensable to its existence। माने केंद्र सरकार तथा संवैधानिक उसकी इकाई के रूप में जो सरकार होती है उनके अधिकार का विभाजन जो होता है वो उनके अस्तित्व के लिए परमावश्यक होता है या आवश्यक होता है, जिसके आधार पर वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नागरिकों का ध्यान रखती हैं। 2 methods are generally followed in distributing the powers between the central and the local governments। केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच अधिकारों के विभाजन में सामान्यतः 2 तरीके अपनाए जाते हैं। इन सम केसेस पावर्स एलोकेटेड टू द सेंटर आर स्पेशली मेंशन्ड एंड द रेसिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड इन द यूनिट्स। कुछ घटनाओं में अधिकार जो होते हैं विशेष रूप से केंद्र सरकार के हाथों में निहित होते हैं
और अवशिष्ट या शेष जो अधिकार होते हैं वे उनकी इकाई के रूप में या सहायक के रूप में जो सरकारें होती हैं उनके हाथों में निहित होते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR, USA, Switzerland and Australia have followed this pattern of distribution of powers। माने USSR, USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में अधिकारों का विभाजन इन्हीं क्रमों के अंतर्गत होता है या इन्हीं क्रमों से वहाँ की सरकारें चलती हैं। Such federations are called the centrifugal। इस प्रकार की संघीय सरकारें अपकेंद्रीय सरकारें कहलाती हैं। तो नेक्स्ट उसके लक्षण क्या होते हैं, विशेषता क्या होती है कि एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्टियल जुडिशियरी इज वेरी इसेंशियल इन ए फेडरेशन। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार क्षेत्र संघीय सरकारों में एक बहुत ही परमावश्यक रूप में होती हैं। इन ए डुअल गवर्नमेंट देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ jurisdictional conflict between the center and the units or between the units themselves। जैसा कि देखा जाता है कि दो जोड़े के रूप में माने केंद्रीय और राज्य स्तरीय इकाइयों की सरकारों में हमेशा केंद्र और उसकी इकाई के बीच आपस में अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो द फेडरेशन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स। संघीय सरकार जो होती है वो केंद्र और उसकी इकाई के बीच एक समझौते की सरकार होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द एग्रीमेंट और द अंडरस्टैंडिंग ऑन विच द यूनियन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। संविधान को साकार करने के लिए दोनों के बीच एक सहमति होनी चाहिए जिसके आधार पर हमारी यूनियन सरकारें भी अपने कार्य क्षेत्र को अपने अधिकारों के अंतर्गत सही ढंग से संचालित कर सकें। तो इस प्रकार से ये सभी फेडरेशन के लक्षण हैं। Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism। इस प्रकार से संघ के क्रियान्वयन के लिए या इस संस्था के सही ढंग से को संचालित करना जो है उसकी पहली जरूरत होती है, पहली प्राथमिकता होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री माने भारत को एक संघीय देश क्या बनाता है, कौन कौन सी क्या चीजें हैं जो कि भारत को एक संघीय देश के रूप में मान्यता देती हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। तो इट इज नॉर्मली बिलीव्ड दैट वास्ट कंट्रीज लाइक इंडिया विच हैव मेनी रिलीजन्स, लैंग्वेजेस as well as regions may face many problems in so far as managing diversities is concerned। यह सामान्य रूप से विश्वास किया जाता है कि भारत जैसे विशाल देश अनेक प्रकार के धार्मिक, भाषीय आदि विभिन्नताओं को सुव्यवस्थित रखने के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करता है और यह उनकी चिंता का विषय बना रहता है। इंडिया हैड emerged
as an independent nation after a painful and bloody partition. भारत स्वतंत्रता के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अनेक कष्टदायी और लहूलियान पार्टीशन के बाद उभर कर सामने आया था. Several princely states became a part of the country. और उसके बाद अनेक प्रिंसली स्टेट्स जो थे, प्रिंसली मीन्स जो राजा महाराजाओं द्वारा शासित क्षेत्र थे, वे सब उसमें सम्मिलित हो गए. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलाइज. संविधान ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में घोषित किया, जिसके आधार पर एक संघीय सिद्धांत, जो एक संघीय सिद्धांतों पर आधारित है. ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रोवाइडेड फॉर ए 2-tier सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. मूल रूप से स्वतंत्र भारत का संविधान जो है वो 2 स्तर की या 2 प्रणालियों पर चलने वाली सरकार प्रदान करता है. द यूनियन गवर्नमेंट नॉर्मली कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट सामान्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कहलाती है. एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरी सरकार स्टेट गवर्नमेंट होती है. लेटर ए 3rd tier इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वाज आल्सो एडेड. उसके बाद तीसरे स्तर की जो सरकारें हैं उनके अंतर्गत पंचायत सरकार, नगर पालिका की सरकार आदि उसमें सम्मिलित है. तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हमारे देश में 2 ही सरकारें हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्टेट गवर्नमेंट, एंड लेटर ऑन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट पंचायत एंड म्यूनिसिपल कमेटी आल्सो इट्स अंडर. So now we are going to tell you division of the power. Division of the power. Power means सत्ता या अधिकार. अधिकारों का विभाजन किस प्रकार से किया गया. तो the powers of the central and state governments have been clearly demarcated by the providing 3 comprehensive list of subjects. केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों को व्यापक रूप से उसकी सूची तैयार की गई और उसी के आधार पर उसे स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है. द फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स विच आर नेशनल इम्पोर्टेंस आर कॉमन इंटरेस्ट. पहला यूनियन लिस्ट होती है जिसके अंतर्गत वे सभी विषय आते हैं जिसमें केंद्रीय महत्व की या केंद्र द्वारा जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं वे इनमें हल किए जाते हैं. इट रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट एंड पॉलिसी. इसमें एक स्पष्ट नीति, स्पष्ट कानून और नीति की व्यवस्था होती है. एंड द स्टेट लिस्ट द यूनियन लिस्ट में सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ दिस कैटेगरी आर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी एट्सेट्रा. तो यूनियन लिस्ट में जो अधिकार होते हैं वो केंद्र के अंतर्गत होते हैं. उनमें महत्वपूर्ण विषय सुरक्षा, विदेश नीति, संपर्क साधन कम्युनिकेशन, दूर संचार, बैंकिंग और आणविक शक्ति आदि जैसे मुद्दे केंद्र के हाथों में होते हैं. द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट
इस सूची में जो विषय आपको बताए गए हैं इनके बारे में केवल हमारी केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट ही कानून पारित कर सकती है। द यूनियन लिस्ट कंटेन्स ए टोटल ऑफ 97 सब्जेक्ट्स। यूनियन जो सरकार होती है वो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत लगभग 97 विषय होते हैं या संग्रह हैं। स्टेट लिस्ट, द स्टेट लिस्ट कंटेन्स ए टोटल ऑफ 66 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत 66 विषय संग्रह हैं। विच आर लोकल इम्पॉर्टेंट, जो स्थानीय समस्याओं पर आधारित हैं। द स्टेट गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। सम ऑफ द important subjects included in this list are police, trade, commerce, agriculture, irrigation, etc. स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें पुलिस, व्यवसाय, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि विषय आते हैं और इन पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। द कॉन्करेंट लिस्ट माने समवर्ती जो अन्य सरकारों में जो सूचीबद्ध लिस्ट है, दिस लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसमें यूनियन गवर्नमेंट तथा उसकी समवर्ती जो राज्य की सरकारें होती हैं, जैसा कि ऊपर अभी आपने पढ़ा कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आल्सो इन द थर्ड टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सभी सरकारें जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स कंटेन्ड इन दिस लिस्ट। इस सूची के अंतर्गत कुछ विषय हैं जो लगभग 43 विषय हैं। उनमें से कुछ मुख्य विषय जैसे शिक्षा, एजुकेशन, ट्रेड, यूनियन, क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स एंड सक्सेशन एटसेट्रा आदि आती हैं। जैसे शिक्षा, व्यापार, व्यापारिक इकाई, अपराध या नागरिक उत्थान, शादी विवाह या उनका डिवोर्स, माने जैसे हमारी शादी होती है तो कभी कभी हमें ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमें डिवोर्स लेना पड़ता है, माने तलाक, डिवोर्स मीन्स तलाक आदि विषय सम्मिलित हैं। एंड द फोर्थ पावर डिवीजन में आता है रेसिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट विषय जो शेष अन्य हैं। ऑल्दो द एबव लिस्ट आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, यद्यपि कि जो उपरोक्त विषय बताए गए वे व्यापक रूप में हैं, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम एंड द प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्टेन सब्जेक्ट्स मेनी एज्यूम इम्पोर्टेंस। लेकिन समय और प्रगति, विज्ञान में प्रगति तथा तकनीकी विकास के साथ ही कुछ अन्य विषय भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से माने जाते हैं। A provision has been made by the Constitution for those subjects. Provision means खाद्य विभाग, या आप देखते हैं कि हम लोग चाहे ग्रामीण अंचल में हो या नगरीय अंचल में हो, हर जगह प्रोविजन की राशन आदि का वितरण होता है। ये सब विषय हैं, ये भी सम्मिलित हैं इसमें। A provision has been made by the Constitution for those subjects which could either not be incorporated in the three list or same up after the framing of the Constitution। माने संविधान द्वारा बनाए गए इन तीनों उपरोक्त लिस्टों या सूचियों के अंतर्गत इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। These are named as residuary subjects on which the union government has got the power to legislate। ये सभी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट माने अवशिष्ट विषयों वाले विषय के नाम से जाने जाते हैं, जिन पर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाने का अधिकार रखती है। इस प्रकार से ये आज का यहाँ
सिविक्स का ये पार्ट ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। अब इसका आपको रिवीजन करना है और कुछ मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए और क्वेश्चंस बनाइए। नेक्स्ट डे आपको इसमें से क्वेश्चन भी फाइंड करने के लिए देंगे। ओके, वेल डन, थैंक यू।